हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। अगर आप भी क्लास 9th और क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल बेटा सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। हम हमारे इस चैनल पे क्लास 9th और क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो एंटायरली कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें, बिकॉज जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना आपके फ्रेंड्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, बिकॉज उनका भी सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली कवर होने वाला है हमारे साथ में। ठीक है, आज से हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है बेटा उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में बेटा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है जीएसटी, मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। क्यों आखिर गवर्नमेंट को बेटा जीएसटी या टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के ऊपर टैक्स इम्पोज करती है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, टू टाइप की गवर्नमेंट होती है बेटा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आप यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। यूनियन टेरिटरीज में यूनियन गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको सैलरी पे करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पैसा जो है वो कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास में? वो पैसा पब्लिक से ही आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज नहीं करेगी पब्लिक को तो गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आएगा? अगर पैसा नहीं आएगा तो कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाएगा, कोई भी पॉलिसीज नहीं बन पाएगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, दैट इज वाई गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक के ऊपर टैक्स को इम्पोज करती है। ओके, अब हमारे इंडिया में बेटा बेसिकली कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? टू टाइप के टैक्सेस है बेटा इंडिया में। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या डिफरेंस है बेटा इन दोनों में? डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि डायरेक्ट हमें टैक्स गवर्नमेंट को देना है। मींस एक आम आदमी जो है या एक कंपनी जो है वो डायरेक्ट क्या करेगी, जो भी अपनी अर्निंग होगी उससे गवर्नमेंट को टैक्स दे देगी। तो वो क्या होता है बेटा? डायरेक्ट टैक्स। मींस आप जो हो सीधा गवर्नमेंट को ही टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, तो वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स होगा। एग्जाम्पल अगर मैं इसके लेना चाहूं तो इनकम टैक्स हो गया बेटा। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। इनकम टैक्स क्या होता है बेटा? डायरेक्ट टैक्स होता है, बिकॉज हम जो भी इनकम करते हैं पूरे साल में जो भी अर्निंग होती है उसका कुछ पार्ट अकॉर्डिंग टू आर इनकम गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, वो डायरेक्टली हम किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जो कंपनीज बेसिकली देती है गवर्नमेंट को, जो भी उनका एनुअल अर्निंग होता है। ठीक है, या फिर आप कैपिटल गेन टैक्स ले सकते हो। सपोज कोई पर्सन जो है वो शेयर मार्केट से अगर एक साथ में काफी पैसा कमा रहा है तो वो गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देने वाले, आप किसी दूसरे पर्सन को या कंपनी को देने वाले हो, फिर वो जो है वो क्या दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। आई बात समझ में? सपोज मैं कोई ज्वेलरी शॉप पे जाता हूँ, तो ज्वेलरी शॉप से मैं क्या ले लेता हूँ, कोई भी ज्वेलरी मैंने परचेज की है, ज्वेलरी वाला क्या करेगा, जो भी अमाउंट होगा उस पे एक पर्टिकुलर रेट से टैक्स अप्लाई करेगा, और जो मुझे बिल देगा उसमें जो ज्वेलरी का अमाउंट है, मीन्स उसका जो भी रेट है या प्राइस है वो तो लिखेगा ही लिखेगा, साथ में उसके जीएसटी भी, जो भी जीएसटी की रेट है उसके अकॉर्डिंग उस पे हमसे क्या करेगा? टैक्स लेगा। तो क्या हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है उस ज्वेलरी का? डायरेक्ट नहीं दिया। हमने क्या किया है, जहां से हमने ज्वेलरी परचेज की है उस पर्सन को हमने उस ज्वेलरी के अमाउंट के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स एप्लीकेबल था वो जीएसटी उस पर्सन को दिया है, और वो पर्सन जो है फिर क्या कर देगा? गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा या जीएसटी दे देगा। इसका मतलब हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया, हमने किसी पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट के पास अपने आप जा रहे हैं। तो ये जो टैक्स है बेटा ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा? जैसे जीएसटी है,
फर्स्ट एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, गुड्स की बात मैंने की, सर्विसेज, सपोज आप ट्रेन से कहीं ट्रेवल कर रहे हो, फ्लाइट से कहीं जा रहे हो, तो आप क्या ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो ट्रेन की या फ्लाइट की। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी जो भी ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट होती है उसमें एक बेस फेयर होता है, साथ में टैक्सेस होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हो सकते हैं, उसमें एक जीएसटी का पोर्शन भी होता है। ठीक है, तो इट मींस बेस प्राइस पे आप जीएसटी पे कर रहे हो किस चीज के लिए, ट्रेन की सर्विसेज आपने ली उसके लिए या फिर फ्लाइट की सर्विसेज आपने ली उसके लिए। ओके, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे आपको अगर टैक्स देना पड़ रहा है तो वो जो टैक्स आएगा उसको बेटा हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जो वेट होता है बेटा, जो पहले स्टेट गवर्नमेंट में लगता था वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स हो गया बेटा, एक्साइज टैक्स हो गया, ये सभी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब बेटा जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी आखिर, क्योंकि पहले जीएसटी से पहले भी तो काम चल रहा था। तो पहले बेटा क्या था कि सपोज मैं मिल्क लेता हूं, अगर मिल्क मैं गुजरात में परचेज कर रहा हूं तो उस पे वहां की स्टेट गवर्नमेंट सपोज 5% टैक्स मुझसे ले रही है। वही मिल्क अगर मैं राजस्थान में परचेज कर रहा हूं तो राजस्थान की गवर्नमेंट उस पे क्या ले रही है, 10% टैक्स ले रही है। इट मीन्स सेम कॉमोडिटी के ऊपर अलग अलग स्टेट में जो रेट ऑफ टैक्स है बेटा वो क्या है, डिफरेंट था पहले। तो उसी डिफरेंशिएट जो चीजें थी उनको यूनिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, एक वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया, और वही वन नेशन वन टैक्स क्या बना बेटा, जीएसटी बना। कहने का मतलब क्या है, पहले बेटा क्या था, सपोज वेट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, ठीक है, या फिर कोई और दूसरे टाइप का टैक्स लगता था। तो इन्हीं सभी टैक्स को बेटा क्या किया गवर्नमेंट ने, सबको वैनिश कर दिया और एक कॉमन टैक्स बना दिया बेटा, वन नेशन वन टैक्स। और इसी वन नेशन वन टैक्स को गवर्नमेंट ने क्या नाम दे दिया बेटा, जीएसटी। कब इंप्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने बेटा इसको, ये इंप्लीमेंट हुआ था बेटा 1 जुलाई 2017। ओके, क्यों इसकी आखिर ऐसी जरूरत आ पड़ी, कभी कभी ऐसा होता था कि एक जो थिंग है बेटा, सपोज एक ही चीज पे मैं किसी से परचेज कर रहा हूं तो मैं उसको भी टैक्स दे रहा हूं। ठीक है, वही सेम चीज मैं किसी और को अगर सेल कर रहा हूं तो सेल करने से जो मेरे पास इनकम आई मुझे उस पे भी वापस से टैक्स देना पड़ रहा था। आई बात समझ में, तो एक ही चीज पे दो बार टैक्स देना पड़ रहा था। तो उस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी अप्लाई कर दिया कि अगर आपने किसी चीज पे एक बार टैक्स दे दिया है तो दोबारा उस पे आपको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी चीज को खत्म किया और जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, इंप्लीमेंट कब किया बेटा, 1 जुलाई 2017 को। इसके अकॉर्डिंग बेटा आप पूरे इंडिया में चाहे किसी भी स्टेट में चले जाओ, चाहे पंजाब में जाओ, चाहे कश्मीर में चले जाओ, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी चले जाओ, सेम कॉमोडिटी पे जो रेट ऑफ टैक्स होगा या रेट ऑफ जीएसटी होगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आप मिल्क परचेज कर रहे हो चाहे कश्मीर में चाहे कन्याकुमारी में, तो उस पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो ऑलवेज सेम रहेगा। चाहे अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया 5%, तो कश्मीर में भी वो 5% रहने वाला है और कन्याकुमारी में भी 5% रहने वाला है। अच्छा, ये रेट ऑफ जीएसटी जो है वो कमोडिटीज के ऊपर कौन डिसाइड करता है, वो एक जीएसटी काउंसिल होती है बेटा, गवर्नमेंट की बॉडी होती है जो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज पे कितना टैक्स लगने वाला है। बेसिकली ये जो काउंसिल है बेटा क्या ध्यान रखती है, जो बेटा एसेंशियल थिंग्स है, जो एसेंशियल थिंग्स है मीन्स जो जरूरी है, जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, उन पे बेटा जो रेट ऑफ टैक्स होगा या जो रेट ऑफ जीएसटी होगा वो बिल्कुल कम रखता है। जैसे जैसे हम लग्जरियस लाइफ की तरफ मूव होते हैं, जैसे जैसे आप लग्जरी की तरफ जाते हो बेटा, वैसे वैसे उन थिंग्स पे रेट ऑफ टैक्स जो है बेटा वो बढ़ता जाएगा। जैसे दूध हो गया, जो हमारा आटा हो गया, ठीक है, ये क्या है, बेसिक नेसेसिटीज है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो इन पे रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो बिल्कुल नॉमिनल होगा। जैसे जैसे हम लग्जरी की तरफ जाएंगे, जैसे गाड़ी हो गई, ठीक है,
या फिर आप कहीं होटल में स्टे कर रहे हो, तो उन चीजों पे जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा बेटा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बिकॉज अगर आप लग्जरियस थिंग्स की तरफ जा रहे हो, इट मीन्स आपके पास में पैसा है। तो अगर आपके पास में पैसा है तो गवर्नमेंट कहेगी भाई हमें भी वो पैसा शेयर करो। तो दैट इज वाई लग्जरियस थिंग्स पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो ज्यादा होगा। जो एसेंशियल थिंग्स है, एसेंशियल थिंग्स मीन्स एक आम आदमी को जो चाहिए, उन चीजों पे रेट ऑफ जीएसटी नॉमिनल होगा। ठीक है, तो ये जीएसटी के बारे में हमने बेटा पढ़ा। अब जीएसटी को बेटा दो तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से सोच सकते हैं। सपोज मैं एक कोई बिजनेस हूं, या मैं एक फर्म हूं, या मेरी कोई कंपनी है। ठीक है, मैं कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करता हूं बेटा, ओके, तो मैं क्या करूंगा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करूंगा। ठीक है, मैं जिससे भी रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं, मैं उसको क्या करूंगा बेटा, टैक्स देने वाला हूं। ठीक है, बिकॉज रॉ मटेरियल होगा ही नहीं तो मेरा बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, मैं रॉ मटेरियल पहले परचेज करूंगा, फिर उस रॉ मटेरियल पे कुछ क्या करूंगा, काम करूंगा, उसको एक शेप दूंगा, एक यूज्ड फॉर्म में उसको चीज बनाऊंगा, और फिर उसको मैं क्या करूंगा, सेल आउट करूंगा। ओके, तो जब भी हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हम चीजों को क्या करते हैं बेटा, पहले हम कुछ परचेज करेंगे रॉ मटेरियल। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दो तरीके से वर्क करेगी। पहली बेटा कौन सी है इसमें, देखो, पहले सपोज मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी चीज परचेज कर रहा हूं या रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं, तो अगर मैं परचेज कर रहा हूं इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंसेस कर रहा हूं। ठीक है, परचेज कर रहा हूं इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, खर्चा कर रहा हूं। तो जब भी मैं खर्चा करूंगा, तो मैं अगर कोई चीज परचेज कर रहा हूं तो मुझे उस परचेज वाली चीज के ऊपर जीएसटी क्या करना पड़ेगा बेटा, देना पड़ेगा। ठीक है, किसको देना पड़ेगा, जिससे मैं चीज या रॉ मटेरियल ले रहा हूं। तो अगर मैं कोई भी चीज परचेज कर रहा हूं या एक्सपेंस कर रहा हूं तो मुझे जीएसटी बेटा पे करना पड़ेगा, जीएसटी पेड होगा। तो इस तरीके से बेटा जो जीएसटी हम पे करते हैं उसको बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट जीएसटी। मैं इसको जीएसटी इनपुट बोलूंगा। आई बात समझ में। अब अगर सपोज मैंने वो रॉ मटेरियल परचेज कर लिया और उस रॉ मटेरियल को यूज्ड थिंग्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने परचेज किया था, अब मैं क्या करूंगा, चीजों को सेल करूंगा। तो अगर मैं सेल करता हूं तो मेरे पास में इनकम जनरेट होगी। तो अगर सेल या इनकम दोनों एक ही चीज होगी इस केस में। तो इस केस में बेटा क्या होगा, अगर मैं सेल करूंगा कोई चीज, तो जितने मैं सेल करूंगा, जिसको सेल करूंगा, उससे उस चीज के लिए मैं क्या लूंगा, फिर जीएसटी लूंगा। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं जीएसटी बेटा क्या करने वाला हूँ, कलेक्ट करने वाला हूँ। समझ में आया। जो भी हम चीज सेल आउट कर रहे हैं, तो उस सेल आउट थिंग्स का जो भी टैक्सेबल वैल्यू है या रेट है, उस रेट पे हम कस्टमर से, जिसको हम सेल आउट कर रहे हैं, उससे क्या हम करने वाले हैं, जीएसटी कलेक्ट करने वाले हैं। पहले हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे तो हम जीएसटी पे कर रहे थे। अब रॉ मटेरियल पे हमने यूज्ड थिंग्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके सेल आउट किया है, तो जिसको हम सेल आउट कर रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेल और इनकम अगर हम करते हैं तो जीएसटी हम क्या करते हैं बेटा, कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे जीएसटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, जीएसटी आउटपुट बोलते हैं। आई बात समझ में। अब ये तो जरूरी नहीं है कभी भी, ठीक है, कि जितना हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है उतना का उतना हम एक ही साल में, बिकॉज जनरली क्या करते हैं, रॉ मटेरियल बल्क क्वांटिटी में हम लेते हैं और फिर उसी रॉ मटेरियल को पूरे साल भर हम यूज करते हैं। जो भी है यूज्ड थिंग हमें बनानी है उससे बनाते हैं हम। फिर ऐसा तो है नहीं कि वो सारी थिंग्स एक ही बार में बिक जाती है, वो जैसे जैसे बिकती है बेटा उसके अकॉर्डिंग हमें जीएसटी क्या होता है बेटा, कलेक्ट होता है। ठीक है, तो हम तो जीएसटी एक साथ ही बेटा पूरा पे कर दे रहे हैं, और हमें जो कलेक्ट हो रहा है बेटा, सपोज अगर एक साथ सारी चीजें बिक गई तो जो जीएसटी हमें मिलेगा और जो हमने पे किया वो दोनों क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। अगर मैं उसी रेट में परचेज, जिस रेट में मैंने किया है उसी रेट में अगर मैं बेच देता हूं बिना प्रॉफिट लिए। बट ऐसा तो होता नहीं है, अगर बिजनेस चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
प्रॉफिट तो करना पड़ेगा। इट मीन्स में जो रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया है जिस रेट पे, उस पे मैंने कुछ इंटरनल वर्क किया है और उसको यूज्ड थिंग की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फिर उसको एक प्रॉफिट के अमाउंट पे मैं क्या करूंगा बेटा, उसको सेल आउट करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ प्रॉफिट के अमाउंट पे सेल आउट करूंगा तो जो जीएसटी मुझे कलेक्ट होने वाला है, सपोज मैंने 10,000 में रॉ मटेरियल परचेज किया है और मैं 20,000 में उसको क्या कर रहा हूं, सेल आउट कर रहा हूं। तो मैंने तो रॉ मटेरियल जो 10,000 का था उसी पे टैक्स दिया था, बट मैं सेल आउट कर रहा हूं उसी रॉ मटेरियल को 20,000 में कन्वर्ट करके। तो मैं जो जीएसटी कलेक्ट करूंगा बेटा, वो तो 20,000 पे कलेक्ट करूंगा। मैंने दिया 10,000 पे था, मैं कलेक्ट 20,000 पे कर रहा हूँ। इट मीन जो 10,000 का डिफरेंस है उस पे जो जीएसटी मेरे पास में बचा हुआ है वो तो मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? तो जो नेट जीएसटी आएगा बेटा पेड टू गवर्नमेंट, नेट जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, वो बेटा क्या हो जाएगा, जो हमने कलेक्ट किया है मींस आउटपुट जीएसटी, जीएसटी आउटपुट माइनस जो हमने पे किया है जीएसटी इनपुट। ठीक है, जो हमने जीएसटी कलेक्ट किया है और जो हमने पे किया है उसका जो डिफरेंस रह जाएगा वो गवर्नमेंट को पे करना बाकी होगा। इसका मतलब देखो, मैंने सेम चीज पे दोबारा टैक्स नहीं दिया है, मैंने टैक्स गवर्नमेंट को उतना ही दिया है जितना मैंने प्रॉफिट कमाया है। आई बात समझ में? जो मैंने रॉ मटेरियल पे एक बार जीएसटी दे दिया उसी को दोबारा से मैं पे नहीं कर रहा हूं। जो 10,000 पे मैंने सपोज 10% से अगर जीएसटी दिया है तो 1,000 रुपए मैं जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुका हूं, और वही 20,000 पे मैं 10% की रेट से जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूं। इट मीन मैं 2,000 कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, जीएसटी। तो क्या मैं 2,000 का 2,000 पूरा गवर्नमेंट को दूंगा? क्या नहीं दूंगा, बिकॉज मैं 1,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुका हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, जीएसटी आउटपुट मीन्स 2,000 माइनस जीएसटी इनपुट 1,000, तो 1,000 रुपए फिर मैं गवर्नमेंट को और देने वाला हूं। सही बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या करोगे बेटा, जो नेट जीएसटी है जो गवर्नमेंट को देना है वो आप फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ या इन केस ऑफ बिजनेस और कंपनी। ठीक है, अब सपोज ऐसा तो होगा नहीं कि एक साथ मैंने मटेरियल जो रॉ मटेरियल लिया है वो एक ही बार में सारा बिक गया हो। ठीक है, वो पूरे साल भर तक सपोज चल रहा है, तो आपने अगर फील किया है कि जीएसटी का जो रिटर्न भरा जाता है बेटा वो क्वार्टरली भरा जाता है। ठीक है, तो सपोज आपने एक बार 10,000 जीएसटी पे कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, 10,000 आपने जीएसटी ऑलरेडी परचेज कर दिया है, बट आपने फर्स्ट क्वार्टर में तो जो चीजें सेल की है उस पे आपने कलेक्ट जीएसटी 2,500 का ही किया है। आई बात समझ में? पे आपने 10,000 जीएसटी ऑलरेडी कर रखा है और कलेक्ट आपने बेटा सिर्फ 2,500 ही किया है। इसका मतलब जो 7,500 है 7,500, वो गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी मेरा अमाउंट क्रेडिट हो रखा है जीएसटी का। आई बात समझ में? इसका मतलब मैं जो बाकी का मेरे पास में सामान बच गया है वो भी अगर मैं बेचूंगा तो उस पे जो आएगा टैक्स वो फिर 7,500 को क्या करेगा, ओवरकम करेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर मेरे पास में जो इनपुट जीएसटी में पे कर चुका हूं वो ज्यादा है और आउटपुट जीएसटी एट पर्टिकुलर मोमेंट कम है, तो उस केस में आपका जो जीएसटी है ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास में क्रेडिट है। आई बात समझ में? तो जीएसटी क्रेडिट बेटा क्या हो जाएगा, अगर मेरा इनपुट जीएसटी जो है बेटा, जीएसटी इनपुट जो है वो अगर ज्यादा है जीएसटी आउटपुट से, तो इनका जो डिफरेंस होगा बेटा जीएसटी इनपुट माइनस जीएसटी आउटपुट, वो क्या होगा, जीएसटी क्रेडिट होगा गवर्नमेंट के पास में। उसको वो जो जीएसटी क्रेडिट है वो आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हो जब आप जो जीएसटी है वो कस्टमर से बाद में कलेक्ट करने वाले हो उस पर। ओके, नेक्स्ट अब बेटा हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। सपोज मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे सिर्फ चीज परचेज करनी है और उसको कंज्यूम करना है। सपोज मैं दूध खरीदता हूं या फिर मैंने जैसे ज्वेलरी वाला एग्जांपल लिया है, तो मैं क्या करने वाला हूं, क्या मैं ज्वेलरी को वापस बेचूंगा? क्या नहीं बेचना, मुझे उसी को यूटिलाइज करना है, आगे बेचना ही नहीं है। बिकॉज कंज्यूमर जो होता है वो क्या होता है बेटा, उस चीज को एंड में यूज करने वाला होता है, एंड यूजर आप बोल सकते हो कंज्यूमर को। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचता हूं तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा, जो भी बिल अमाउंट है या अमाउंट टू बी पेड
अमाउंट टू बी पेड, आप ये लिख सकते हो, या फिर आप बिल अमाउंट भी लिख सकते हो। तो बिल अमाउंट या अमाउंट टू बी पेड क्या होने वाला है बेटा, जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी वो आएगी, मीन्स जितने का आप सामान खरीद रहे हो वो आएगा, और साथ में इसके क्या आपको पे करना पड़ेगा बेटा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, मीन्स जो सामान हो गया वो आएगा ही आएगा, साथ में इसके क्या आने वाला है बेटा, इसका जीएसटी आने वाला है। ओके, अब ये जीएसटी किस पे निकलेगा बेटा, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है उसी पे जीएसटी निकलता है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, अब सपोज कोई भी शॉपकीपर जो है वो अपनी मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देता है या फिर डिस्काउंट नहीं देता, इसमें दो टाइप के टर्म्स यूज होने वाले हैं, लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो मैं वो दोनों चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, लिस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, एमआरपी जो बोलते हैं ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर इसको कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं बेटा, कैटलॉग प्राइस, है ना। अगर बेटा इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है, नो डिस्काउंट है, अगर अगर इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो यही हमारी बेटा क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया। अब अगर इस पे डिस्काउंट दे दिया है, इफ डिस्काउंट गिवन, इफ डिस्काउंट गिवन, तो बेटा जो भी डिस्काउंट देगा वो किस पे निकलेगा, फिर जो भी मार्क्ड प्राइस है या लिस्ट प्राइस है। डिस्काउंट अगर गिवन है बेटा, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जो भी एमआरपी है या जो भी मार्क्ड प्राइस है उसमें से आप डिस्काउंट को क्या कर दोगे, हटा दोगे। और डिस्काउंट किस पे निकलने वाला है बेटा, मार्क्ड प्राइस पे निकलने वाला है। तो मार्क्ड प्राइस पे जितना भी डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, ठीक है, वो आप क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे। ओके, मार्क्ड प्राइस ये रहा, और मार्क्ड प्राइस पे ये डिस्काउंट परसेंट है बेटा, ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको अगर मैं थोड़ा देखो सिंप्लीफाई भी करूं, तो मार्क्ड प्राइस मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 1 - D/100, या फिर 100 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 100 - D/100 आ जाएगा। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर डिस्काउंट दे रखा है आप। अगर डिस्काउंट नहीं दे रखा, तो जो मार्क्ड प्राइस है बेटा वही हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया, है ना। अब ये बेटा मैंने यहाँ पे आपको बताया जीएसटी, जीएसटी भी किस पे निकलने वाला है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो इसको भी अगर मैं थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करना चाहूं, तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी किस पे निकलने वाला है, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो ये टैक्सेबल वैल्यू इनटू जो भी जीएसटी का परसेंट है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप देखो टैक्सेबल वैल्यू को अगर कॉमन ले लो, और 1 + ये G/100 बन जाएगा। 100 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ये भी बेटा क्या बन जाएगा, 100 + G/100। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी जो है वो बिल अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी बिल अमाउंट है बेटा, ये भी बिल अमाउंट है पूरा। ठीक है, और ये जो है ये टैक्सेबल वैल्यू होगी अगर आपको डिस्काउंट गिवन है तो। ओके, तो ये बेसिकली हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल थिंग्स थी बेटा वो हमने यहाँ पे पढ़ी है। इसमें अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि हम रॉ मटेरियल कहीं से परचेज कर रहे हैं, एक स्टेट से परचेज कर रहे हैं, और उसको सेल आउट करने के लिए बेटा हमें दूसरे स्टेट जाना पड़ रहा है। आई बात समझ में। तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जा रहे हैं, तो वहां पे ऑलवेज इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा। ठीक है, मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट। और अगर आप सेम स्टेट में ही काम कर रहे हो, तो वहां पे ऑलवेज इंट्रा स्टेट जीएसटी लगने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, यही लिख देता हूं बेटा मैं, इफ सेल कॉमा परचेज जो है बेटा,
विद इन स्टेट लगता है, विद इन स्टेट अगर लगता है तो उस केस में बेटा क्या होता है, इंट्रा स्टेट जीएसटी लगता है, इंट्रा स्टेट जीएसटी। अब इंट्रा स्टेट जीएसटी में भी दो टाइप के जीएसटी लगेंगे। कौन कौन से बेटा, सपोज इंट्रा स्टेट जीएसटी अगर 10% लग रहा है, अगर एक ही स्टेट में सामान आप परचेज भी कर रहे हो सेल भी कर रहे हो, तो वहां पे इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा। और इंट्रा स्टेट जीएसटी जो भी कलेक्ट होगा बेटा वो सेंट्रल और स्टेट दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज अगर मैं इंट्रा स्टेट जीएसटी 10% ले रहा हूं तो वो सेंट्रल जीएसटी मींस सीजीएसटी में भी 5% डिलीवर हो जाएगा और एसजीएसटी में भी 5% डिलीवर होने वाला है। ठीक है, जो भी जीएसटी होगा बेटा अगर इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो सेंटर और स्टेट में इक्वली डिवाइड होने वाला है। ठीक है, अगर सेल और परचेज, इफ सेल और परचेज जो है बेटा विद इन स्टेट नहीं होता या आउटसाइड स्टेट होता है ना, सेल एंड परचेज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट, तो उस केस में बेटा हमेशा क्या लगता है, इंटर स्टेट जीएसटी लगता है, इंटर स्टेट जीएसटी। तो यहाँ पे जो लगता है बेटा वो क्या लगता है, आईजीएसटी। ठीक है, एक इकलौता जीएसटी लगता है, इसको इंटरमीडिएट जीएसटी भी बोलते हैं। आई बात समझ में। तो जब भी दो अलग अलग स्टेट की बात होगी तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा, जब विद इन सेम स्टेट की बात होगी तो वहां पे जो भी जीएसटी बनेगा उसको एसजीएसटी और सीजीएसटी में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा और वहां पे ऑलवेज इंट्रा स्टेट जीएसटी लगने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीजें थी आपके फंडामेंटल से रिलेटेड थी। अब हम जो सेलिना की एक्सरसाइज है बेटा वहां पे आते हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज है फर्स्ट ए, इसमें देखो पहले जो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बाकी के क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है देखो फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। आपको मार्क्ड प्राइस दे रखा है बेटा एंड डिस्काउंट ऑन इट इज 20% और 20% उस पर आपको डिस्काउंट भी दे रखा है। ठीक है, हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। आपको रेट ऑफ जीएसटी 18% दे रखी है, तो रेट ऑफ जीएसटी के बाद में टोटल कितना अमाउंट आपको पे करना है, मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है बेटा बिल अमाउंट, है ना। तो बिल अमाउंट जो भी होगा बेटा वो किसके इक्वल होता है, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, प्लस जीएसटी, इसी के तो इक्वल होगा बेटा। अब सबसे पहले मुझे टैक्सेबल वैल्यू देखनी पड़ेगी। मैंने बताया अगर मार्क्ड प्राइस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रखा तो वही हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। बट यहाँ पे तो 20% डिस्काउंट दे रखा है, देयरफॉर मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो टैक्सेबल वैल्यू जो होती है बेटा वो क्या होती है, मार्क्ड प्राइस जो भी है उसमें से मैं डिस्काउंट क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और डिस्काउंट ऑलवेज किस पे फाइंड आउट होगा बेटा, मार्क्ड प्राइस पे, है ना। तो मार्क्ड प्राइस पे मैं डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट कर लूंगा। ओके, मार्क्ड प्राइस आपको कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे 1500, तो ये 1500 आ गया, माइनस ये आ गया देखो 1500 इंटू डिस्काउंट कितना आ गया बेटा 20%, तो ये आ जाएगा 20/100। ओके, 20 से ये बेटा 20 कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा देखो 1500 माइनस ये हो जाएगा 15 2 जा 30 मीन्स 300। तो टैक्सेबल वैल्यू आपके पास में बेटा आ गई 1200। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 1500 पे 20% डिस्काउंट है, तो 1500 का 20% कितना हो गया 300, वो आप माइनस कर दोगे एमआरपी में से, तो कितना आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ₹1200। अब ये हमारे पास में बेटा टैक्सेबल वैल्यू आ गया है, तो बिल अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया 1200 प्लस इसी 1200 पे मुझे क्या करना है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी निकलता है, जैसे डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे निकलता है वैसे ही टैक्सेबल वैल्यू पे
आपका जीएसटी निकलेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू 1200 है, जीएसटी कितना परसेंट है बेटा 18%, तो ये आ जाएगा बेटा 18/100। तो यहाँ 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा बेटा देखो 1200 प्लस 18 इंटू 12 करना है, तो 18 इंटू 10 180 हो गया, प्लस 36 और ऐड कर दो तो 216 आ गया। तो आपके पास में क्या आ जाएगा ये 1416 रुपीज, ये आंसर हो जाएगा बेटा इसका। मीन्स ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है बेटा एमसीक्यू में, बी पार्ट जो है ये गिवन है, द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट्स एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स एट आर्टिकल्स ए एंड बी। तो आपको आर्टिकल ए एंड बी गिवन है बेटा, मार्क्ड प्राइस दे रखा है, रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो जब डिस्काउंट नहीं है बेटा तो ये जो मार्क्ड प्राइस है वही हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबोव बिल। तो हमें टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू तो बेटा यहाँ पे कितनी आ गई 3000 आ गई है। ठीक है, टोटल बिल अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू प्लस टोटल जीएसटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब बेटा रेट ऑफ जीएसटी 5% है, तो जीएसटी अमाउंट में यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। जीएसटी अमाउंट किस पे निकलेगा बेटा, जो भी आपका मार्क्ड प्राइस है। तो मार्क्ड प्राइस बेटा यहाँ पे कितना है 1000, इसका 5% जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा जीएसटी बेटा यहाँ पे 50 रुपीज आ गया ए आइटम पे, और सेकंड आइटम पे कितना है बेटा देखो 2000, इस पे 12% जीएसटी आपको लेना है, तो 12% ये इसका फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये भी 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 2 24 और 10 और लग जाएगा। तो टोटल जीएसटी आप कितना कलेक्ट कर रहे हो बेटा देखो 240 प्लस 50 मीन्स रुपीज 290। अब 290 बेटा टोटल जीएसटी आ गया, टोटल मार्क्ड प्राइस जो है या टैक्सेबल वैल्यू वो 3000 आ गई है। तो देयरफॉर बिल अमाउंट जो होगा बेटा वो क्या आ जाएगा, बिल अमाउंट जो आने वाला है आपका क्या आ जाएगा बेटा टोटल टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, प्लस जीएसटी। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू मैंने यहाँ पे बेटा 3000 फाइंड आउट कर लिया, टोटल जीएसटी 290 फाइंड आउट कर लिया। तो ये कितना आ जाएगा बेटा रुपीज 3290, ये आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन थर्ड जो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसी का सी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है देखो, अ डीलर इन राजस्थान सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू द डीलर इन पंजाब। राजस्थान का डीलर बेटा पंजाब में क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो ये कैसा केस बनेगा बेटा, इंटर स्टेट जीएसटी का बनेगा। और जब भी इंटर स्टेट जीएसटी की बात होगी तो वहां तो ऑलवेज क्या लगने वाला है बेटा, आईजीएसटी लगेगा। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28% देन द रेट ऑफ एसजीएसटी। अब बेटा मैंने अभी तो आपको बताया कि इंटर स्टेट है तो वहां पे तो सिर्फ आईजीएसटी लगने वाला है, एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा ही नहीं। तो रेट ऑफ एसजीएसटी बेटा क्या हो जाएगी फिर, 0 हो जाएगी। आई बात समझ में, हमेशा ध्यान रखना, पहले देखना कि केस कहाँ का है, इंटर स्टेट का है या इंट्रा स्टेट का है। अगर इंट्रा स्टेट का केस होगा, विद इन स्टेट होगा, तभी वहां पे जो भी जीएसटी दे रखा होगा उसको एसजीएसटी और सीजीएसटी में हम अलग अलग इक्वली डिवाइड करेंगे। अदरवाइज अगर डिफरेंट स्टेट का होगा तो वहां पे आईजीएसटी लगना है। जो भी जीएसटी है वो टोटल क्या आएगा बेटा, आईजीएसटी मीन्स 28% जो दे रखा है जीएसटी वो फिर पूरा क्या हो जाएगा, आईजीएसटी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी का डी पार्ट देखो, इन केस ऑफ इंटर स्टेट। अब ये क्लियर कह रहा है कि इंटर स्टेट, इंटर स्टेट नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे तो क्या लगने वाला है, आईजीएसटी लगेगा। सेल्स ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट की बात है, आईजीएसटी लगेगा। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ जीएसटी रेट इज 18%। तो जीएसटी रेट अगर 18% है तो ये टोटल 18% है वो क्या बन जाएगा फिर, आईजीएसटी बन जाएगा, बिकॉज केस किसका है, इंटर स्टेट का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आईजीएसटी 18% आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं बेटा, देखो क्या है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 2000,
द जीएसटी ऑन द आर्टिकल इज 12% एंड डिस्काउंट इज ₹500। अब यहाँ पे डिस्काउंट मुझे ऑलरेडी रुपीज में ही दे दिया, परसेंटेज में नहीं दिया है ना। तो मैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ बेटा। टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, मार्क्ड प्राइस है बेटा 2000 माइनस डिस्काउंट कितने का दे दिया 500 का, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 1500 आ गया टैक्सेबल वैल्यू। हमें क्या पूछा है, द टोटल अमाउंट टू बी पेड इज, मीन्स आपको बिल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो बिल अमाउंट जो होगा बेटा वो क्या होगा, बिल अमाउंट में तो हमारे पास में क्या क्या होता है, एक तो टैक्सेबल वैल्यू आएगी प्लस साथ में क्या आएगा, जीएसटी आएगा। टैक्सेबल वैल्यू आ गई बेटा 1500 और जीएसटी इसी 1500 पे लग जाएगा, जितना रेट दे रखा है, रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो ये 1500 का 12% यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कैंसिल करता हूँ, देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 12 बेटा 180 होता है, तो ये आ जाएगा 1500 प्लस 180, इट मीन्स ये आ जाएगा 1680 रुपीज। मीन्स ऑप्शन सेकंड जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने जो जीएसटी का बेसिक था, फंडामेंटल था, वो इस वीडियो में कवर किया है। साथ ही आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके जो एमसीक्यूज थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई भी वीडियोस जो आने वाला है आगे वो आपसे मिस न हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।